हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिल्ली कैरियर ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है प्रिंस पीयूष। तो आज का हम टॉपिक करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। ठीक है, पार्लियामेंट के पार्ट में कि इमरजेंसी कौन से सर्कमस्टांसेस पे लगाई जाती है, कौन कौन सी कंडीशंस रहती है जिन पे इमरजेंसी को फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान में बेसिकली 3 टाइप की इमरजेंसीज का वर्णन है। ठीक है, पहली इमरजेंसी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, दूसरी इमरजेंसी जिसे कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी दैट आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इन तीनों में फर्क है क्या, इनके इफेक्ट क्या रहते हैं। ठीक है, इन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल इमरजेंसी से। ठीक है, तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये जो इमरजेंसी, ये जो आपातकाल व्यवस्था है, ये जो आपातकाल है किस पे लगाया जाएगा, भारत, नेशनल, पूरे एक इंडिया एज अ होल कंट्री पे इमरजेंसी का वर्णन किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जिनके अंडर नेशनल इमरजेंसीज को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी इन्फोर्स की जाती है ओनली ऑन वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स, These are the 3 circumstances under which national emergency can be enforced। ठीक है, वार मतलब अगर इंडिया पे कोई अटैक कर रहा है, कोई एलियन कंट्री या कोई फॉरेन कंट्री इंडिया पे अटैक कर रही है, तब नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। सिमिलरली एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहर से ताकतें, ठीक है, इंडिया को अंदर से हिलाना चाहती हैं। हिलाने का मतलब ये हुआ कि इंडिया की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। ठीक है, इन दैट केस एक्सटर्नल एग्रेशन के सर्कमस्टांसेस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एंड द थर्ड वन इज आर्म्ड रिबेलियन, इंडिया के अंदर कोई आंतरिक गृह युद्ध या सशस्त्र बल, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को या कोई ऐसा मुद्दा उठ रहा है जिसके अंदर आर्म्ड रिबेलियन का प्रयोग हो रहा है, तो इन दैट केस नेशनल इमरजेंसी भी इन्फोर्स की जा सकती है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी का जो वर्णन है वो संविधान के आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का जिक्र है। ठीक है, तो इमरजेंसी बेसिकली घोषित कौन करता है, ठीक है, इमरजेंसी लगाता कौन है। इमरजेंसी का जो ऑर्डर है, ठीक है, इमरजेंसी का जो ऑर्डर है वो इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इमरजेंसी के लिए प्रोविजन है क्या। पहली बात तो ये, संविधान में कहीं भी नेशनल इमरजेंसी का वर्ड लिखा नहीं है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली कहीं भी संविधान में नेशनल इमरजेंसी का डायरेक्ट जिक्र नहीं है। ठीक है, संविधान में इमरजेंसी को लिखा गया प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो इमरजेंसी अब लगाई कैसे जाएगी। ठीक है, अगर लग रहा है इफ देयर इज अ थ्रेट कौन सा थ्रेट है, वार का थ्रेट है, एक्सटर्नल एग्रेशन का थ्रेट है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन का थ्रेट है, तब नेशनल इमरजेंसी या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू किया जाएगा। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इशू कौन करेगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इशू करेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी करने का प्रोसीजर है क्या बेसिकली। ठीक है, कैसे इमरजेंसी का प्रोसीजर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो पहले तो ये संविधान में अगर इमरजेंसी लगानी हो तो एक रेजोल्यूशन जारी करना पड़ेगा। ठीक है, देयर हैज टू बी अ रेजोल्यूशन फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, एक रेजोल्यूशन जारी करना पड़ेगा एंड दैट रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा अलग अलग वो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हुआ 2/3 मेंबर्स
ठीक है, 2/3 मेंबर्स, कौन से मेंबर्स, लोकसभा के भी एंड राज्यसभा के भी। प्रेजेंट लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है वो 545 मेंबर्स की है। सिमिलरली प्रेजेंट जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो 245 मेंबर्स। देयर आर 245 एमपीज इन करंटली राज्यसभा। तो अलग अलग से सदन बैठेगा, सिमिलरली उस सदन में रेजोल्यूशन जारी करना पड़ेगा लोकसभा एंड राज्यसभा के एमपीज के द्वारा, ठीक है। एंड दैट हैज टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, दैट इज 2/3 of the total membership of the house present and voting, 2/3 of the total membership of the house, ठीक है, जो कि क्या है, उपस्थित हैं उस पर्टिकुलर डे पे एंड वोट कर रहे हैं इमरजेंसी के रेजोल्यूशन पे, ठीक है। इन दैट केस इमरजेंसी का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा जब 2/3 मेंबर्स उस पे रेजोल्यूशन पे हस्ताक्षर नहीं कर देते, ठीक है। फिर टाइम दिया जाता है 1 मंथ का, विद इन 1 मंथ दिस प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी शुड बी पास्ड बाय बोथ दिस हाउसेज। 1 महीने के भीतर ये जो प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी का रेजोल्यूशन है इसे पास किया जाना चाहिए, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि इमरजेंसी का रेजोल्यूशन पास हो गया, उसी दिन से इमरजेंसी घोषित कर दी गई इन होल ऑफ द इंडिया, या तो पूरे इंडिया में या फिर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। ऐसा जरूरी नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो पूरे के पूरे इंडिया पे ही इमरजेंसी घोषित की जाएगी। प्रेसिडेंट जो है वो बाई ऑर्डर, ठीक है, इंडिया के किसी पार्ट में भी इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। तो इन होल ऑफ द इंडिया और एनी पार्ट, या किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रदेश में इमरजेंसी को घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इमरजेंसी लग गई है, तो अब इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या रहेंगे, ठीक है, इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे इमरजेंसी के, ठीक है। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इमरजेंसी के इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो इमरजेंसी का इफेक्ट पड़ता है वो है आर्टिकल 358 के तहत हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 वाले, ठीक है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 में है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रिसाइड एंड लास्टली फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। तो वो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, ठीक है, उन्हें आर्टिकल 358 के तहत ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है। ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड होने का मतलब है इन्हें सस्पेंड करने के लिए कोई अलग से प्रेसिडेंट का ऑर्डर जारी नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपातकाल घोषित किया गया बाय दैट टाइम आर्टिकल 358 के तहत हमारा जो संविधान का आर्टिकल 19 है वो तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 359 के तहत हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में मेंशन्ड है, ठीक है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स दैट आर मेंशन्ड इन पार्ट 3, ठीक है, इनकी इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जाता है। इन्फोर्समेंट इज सस्पेंडेड, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनकी इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है आर्टिकल 359 के तहत, ठीक है। अब इसमें एक और बात करते हैं, जैसे ही इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, बट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 दे आर नॉट सस्पेंडेड, ठीक है। जो आर्टिकल 20 और 21 है ये सस्पेंड नहीं होते। अब आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 क्या है, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 20 कहता है देयर इज अ फंडामेंटल राइट इन प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि अगर कोई ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसके केस में वो प्रोटेक्शन ले सकता है, ठीक है, तो ये सस्पेंड नहीं होगा। सिमिलरली आर्टिकल 21 का कहता है देयर इज अ
फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये भी आर्टिकल जो है वो सस्पेंड नहीं किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे कॉन्सिक्वेंसेस फंडामेंटल राइट्स पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा एंड विधानसभा की। ठीक है, इमरजेंसी जो रेजोल्यूशन है वो जारी कर दिया, कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए आर्टिकल 19 के तहत। सिर्फ आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी क्या हुआ, सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आर्टिकल 19 में कहा कि सबसे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी इसी के साथ ही सस्पेंड हो गया। बाकी जो संविधान के पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उनकी इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया गया। बोलने का मतलब यह है कि अगर इनका कोई उल्लंघन किया जाता है तो उन उल्लंघन करने के लिए कोई कानून का सहायता नहीं ले सकता, कानून की सहायता नहीं ले सकता इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, फिर अगर रेजोल्यूशन जो है इमरजेंसी का वो पास किया जाएगा तो इमरजेंसी जो है वो 6 मंथ्स के लिए इमरजेंसी जो है वो लगाई जाएगी। ठीक है, अगर रेजोल्यूशन जारी कर दिया गया तो इमरजेंसी शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई इन होल ऑफ द कंट्री या फिर कंट्री के किसी भी पार्ट में। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि 6 महीने के बाद इस इमरजेंसी को दोबारा कंटिन्यू करना है, तो आफ्टर 6 महीने के बाद दोबारा से दोनों सदन बैठेंगे। ठीक है, दोनों सदनों को दोबारा से रेजोल्यूशन अलग अलग से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाई अ स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसी तरह इमरजेंसी को 6 महीने करके, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए इमरजेंसी को आगे बढ़ाया जा सकता है, सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। हर एक 6 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट के द्वारा अलग से रेजोल्यूशन जारी करवाना पड़ेगा इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। इमरजेंसी लग गई तो कितने महीने के लिए ऑपरेट करेगी, वो 6 मंथ्स के लिए ऑपरेट करेगी इन होल ऑफ द कंट्री या फिर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इमरजेंसी लग जाती है तो उस वक्त जो लोकसभा है, लोकसभा के सदन की जो टर्म है वो भी 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बढ़ाई जा सकती है, इट इज नॉट नेसेसरीली कि लोकसभा का जो टर्म है वो बढ़ाया ही जाएगा। ठीक है, लोकसभा का जो टर्म है वो बढ़ाया जा सकता है। सिमिलरली विधानसभा की जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका जो टर्म है वो भी 1 साल तक फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, अगर 1 साल के बाद भी बढ़ाना होगा तो फिर से वही वाली टर्म्स आ जाती है कि 6 महीने के भीतर दोबारा से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा विद स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो लोकसभा एंड विधानसभा की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका टर्म भी बढ़ गया। ठीक है, तो अब इंडिया में कानून कैसे चलेगा, इंडिया का एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करेगा, इंडिया का लेजिस्लेटिव कैसे फंक्शन करेगा। ठीक है, तो जब इमरजेंसी लगती है बाय दैट टाइम जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, ठीक है, कार्यपालिका के जो फंक्शन हैं, एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है, वेदर दे बिलोंग टू एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्टेट लिस्ट या फिर सेंटर लिस्ट, उस वक्त कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली केंद्र सरकार। ठीक है, किसी भी टाइप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकती है केंद्र सरकार हमारी राज्यों को, सरकारों को, ऑन एनी मैटर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑन एनी मैटर सिर्फ देगा कौन, केंद्र सरकार, संसद नहीं देगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, केंद्र सरकार देगी। कार्यपालिका सदन के ऑर्डर्स किसे देगी, हमारी राज्य की सरकारों को किसी भी मैटर से संबंधित। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन देगा, ऑर्डर कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, किसे, स्टेट गवर्नमेंट्स को, ऑन एनी मैटर। ठीक है, सिमिलरली लेजिस्लेटिव पे क्या फर्क पड़ेगा, विधान जो हमारी सभा है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव में फर्क ये पड़ता है कि जब इमरजेंसी लगी होगी तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उसे नॉट नेसेसरली कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी ही नहीं है, लेकिन होता क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द सिनारियो होता क्या है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पे क्या फर्क पड़ता है, जो पार्लियामेंट है, जो हमारा सदन है,
ठीक है, वो कानून बनाता है स्टेट लिस्ट पे। ठीक है, ओनली पार्लियामेंट मेक्स लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो देखो अब इमरजेंसी से क्वेश्चन क्या बन गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, नेशनल जो इमरजेंसी है वो संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत लागू की जाती है। तो यहां से पहला क्वेश्चन बन गया, आर्टिकल 352 के तहत जो इमरजेंसी है वो लगाई जाती है। ठीक है, 3 प्रावधान है इमरजेंसी लागू करने के, या तो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, जो इमरजेंसी वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगाई जाएगी उसे कहेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी। जो आर्म्ड रेबेलियन पे इमरजेंसी लगाई जाएगी उसे कहेंगे इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड किए जाते हैं। तो आर्टिकल 358 के तहत संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट की एक्स्ट्रा ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, फिर कि इमरजेंसी जो लगती है कितने महीने तक इमरजेंसी लगाई जाती है, जब रेजोल्यूशन अप्रूव किया जाता है 6 महीने के लिए इमरजेंसी ऑपरेट करती है। कितने टाइम पीरियड तक इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन एक कंडीशन है कि 6 महीने के बाद अगर इमरजेंसी को दोबारा बढ़ाना है तो दोबारा से हमें दोनों सदनों का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके इफेक्ट्स क्या रहते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन लेजिस्लेटिव। तो हमारी स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर। सिमिलरली लेजिस्लेटिव, स्टेट की लेजिस्लेटिव पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट हैं उन पे कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रेसिडेंट रूल के बारे में या स्टेट इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज स्टेट इमरजेंसी। संविधान के आर्टिकल 356 में इसका वर्णन है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी शब्द का वर्णन कहीं भी नहीं है। ठीक है, द वर्ड स्टेट इमरजेंसी इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वर्ड जो है मेंशन्ड वो है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी को और क्या कहते हैं, या तो प्रेसिडेंट रूल कहते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है वो 2 सर्कमस्टांसिस पे लगाई जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 356 कहता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन इशू करेगा अगर उसे लगता है कि ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ नीड, ऐसी कोई जरूरत पैदा हो गई है, ऐसी कोई नीड पैदा हो गई है जिसे प्रेसिडेंट को लगता है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंतर्गत नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, आर्टिकल 356 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट शुड इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी अगर उन्हें लगता है देर इज अ नीड, इफ देर हैज अ नीड रीजन, बिकॉज किस लिए जरूरत पड़ रही है, स्टेट की जो गवर्नेंस है, ठीक है, स्टेट की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो संविधान के दायरे में नहीं चलाई जा सकती है। तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, वो स्टेट इमरजेंसी लगा देगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 365, ठीक है, आर्टिकल 365 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल है वो क्यों लगाया जाएगा, इफ देयर इज अ फेलियर फ्रॉम द स्टेट साइड, कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कंप्लाई नहीं कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो केंद्र सरकार है वो कुछ दिशा निर्देश जारी कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन जो राज्य सरकार है उन दिशा निर्देशों की उल्लंघना कर रही है, तो इन दैट केस स्टेट इमरजेंसी को भी लगाया जा सकता है किसी पार्टिकुलर स्टेट पे।
ठीक है। 365 के तहत क्या कहा हमने, फेलियर टू कंप्लाई, फेलियर टू कैरी गवर्नेंस इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के संदर्भ में जो गवर्नेंस है वो नहीं चलाई जा रही राज्य सरकार के द्वारा, इन दैट केस प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी अब प्रोक्लामेशन ऑफ जो इमरजेंसी है वो कैसे इशू किया जाएगा, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान हुआ था, दोनों सदनों को अलग अलग तरीके से रेजोल्यूशन जारी करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है, नेशनल इमरजेंसी में जो रेजोल्यूशन है वो पास करवाना पड़ता है बाय ए स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन इसमें क्या है, रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाना पड़ेगा बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, एंड दोनों ही सदनों के द्वारा, बाय बोथ द हाउसेज। ऐसा नहीं कि लोकसभा ही प्रोक्लेमेशन जो है उसे पास करेगी इमरजेंसी का, या राज्यसभा ही पास करेगी, दोनों के दोनों सदन बैठेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग डेट्स पे। ठीक है, फिर वो सिंपल मेजोरिटी से जो प्रोक्लेमेशन है, रेजोल्यूशन है, उसे पास कर देंगे। ठीक है, इन्हें टाइम दिया जाता है 2 महीने का। विद इन 2 months दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी should be passed by both the houses by a simple majority। सिंपल मेजोरिटी का मतलब हुआ, ठीक है, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जिस पार्टिकुलर दिन पे जितने भी एमपीज है वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जो वोट करेंगे, ठीक है, उनकी सिंपल मेजोरिटी के तहत जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा जब रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा। ठीक है, तो अब इमरजेंसी का रेजोल्यूशन जारी हो गया, तो इमरजेंसी कितने टाइम के लिए ऑपरेट करेगी? ठीक है, इमरजेंसी ऑपरेट करेगी 6 months के लिए। प्रेसिडेंट रूल कितने महीने के लिए लगाया जाएगा जब रेजोल्यूशन जारी किया जा रहा है? 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लागू की जाएगी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी जो थी 6 महीने करके ऐसे उसे इनफाइनाइट टर्म्स के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को वो बढ़ाई जा सकती है सिर्फ 3 साल के लिए। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड जो है दैट इज ओनली 3 years, 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, सब्जेक्टेड टू द सेम कंडीशन। जैसी नेशनल इमरजेंसी वाली कंडीशन थी कि हर एक 6 महीने के बाद दोबारा से सदन बैठेंगे, दोबारा से वो रेजोल्यूशन को अप्रूव करेंगे, तभी 6 महीने के बाद नेक्स्ट 6 महीने के बाद दोबारा करने, तो दोबारा से 6 महीनों के भीतर इमरजेंसी का जो रेजोल्यूशन है वो जारी करना पड़ेगा। ऐसा कर करके कितने मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए बढ़ाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के लिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस आ जाती है, देयर इज अ एक्सेप्शन टू दिस। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि जैसे मान लो अभी इमरजेंसी 6 महीने के लिए अप्रूव करी गई थी, उसके बाद दोबारा सदन बैठा 6 महीने के लिए और अप्रूव करी गई, टोटल कितना टाइम हो गया? 1 साल का टाइम हो गया स्टेट इमरजेंसी का या प्रेसिडेंट रूल का। अब 1 साल के भीतर जो इमरजेंसी है, ठीक है, उसे तभी कंटिन्यू किया जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि उस राज्य की विधानसभा के इलेक्शन करवाने में डिफिकल्टीज है। इफ इलेक्शन कमीशन इज सेटिस्फाइड कि जो पार्टिकुलर स्टेट जिसमें इमरजेंसी लग रखी है वहां की विधानसभा के चुनाव करवाने में कोई डिफिकल्टी आ सकती है, इन दैट केस 1 साल के अंदर इमरजेंसी को बढ़ाया जाएगा 6 महीने के लिए। और या फिर दूसरी एक्सेप्शन नहीं आ जाती है, ऐसी लगी हो कंट्री में या कंट्री के किसी भी पार्ट में, तो देयर आर 2 एक्सेप्शंस। की एक्सेप्शन क्या है? आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद जो स्टेट इमरजेंसी है उसे तभी कंटिन्यू किया जाएगा इफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड, अगर उन्हें लग रहा है दैट इलेक्शंस टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली would be difficult to carry out।
ठीक है। एंड दूसरी एक्सेप्शन क्या आ जाती है, व्हाट इज द सेकंड एक्सेप्शन, ठीक है, कि अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेट कर रही है, इफ देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी इन होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया, स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत इंप्लीमेंट की जाएगी, ठीक है, इमरजेंसी का ऑर्डर कौन जारी करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन से सिनारियो में, आर्टिकल 365 का जो सिनारियो है वो ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में नहीं चलाई जा रही, फेलियर टू कंप्लाई विद द फेलियर टू कैरी गवर्नेंस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल तब इंप्लीमेंट किया जाएगा जब जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत काम नहीं कर रही, उनकी डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रही। ठीक है, तो इन दोनों के दोनों केसेस में, इन बोथ ऑफ दीज केसेस, ठीक है, रिपोर्ट प्रेसिडेंट को कौन भेजता है, रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, जो राज्यपाल जो रहता है स्टेट का वो गवर्नर भेजेगा किसे, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजेगा कि ऐसा ऐसा कुछ कंडीशंस आ रही हैं, तो आप क्या करिए मान्यमान जी, ठीक है, आप देखिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये सर्कमस्टांसेस जरूरी है इमरजेंसी लगाने के लिए या नहीं। तो रिपोर्ट भेजेगा गवर्नर किसे, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट लुक ऑन करेगा, अगर उन्हें लगता है उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर देंगे, इमरजेंसी इशू कर देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे। ठीक है, इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी, दोनों के दोनों सदन बैठेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, अलग अलग से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा बाई अ सिंपल मेजोरिटी। रेजोल्यूशन पास हो गया तो इमरजेंसी 6 महीने के लिए लगाई जाएगी उस पर्टिकुलर स्टेट पे। ठीक है, कितने टाइम पीरियड तक इमरजेंसी लगी सकती है, 3 साल के लिए इमरजेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है 6 महीने के अप्रूवल लेके, लेकिन सब्जेक्टेड टू द कंडीशन की हर एक 6 महीने के बाद दोबारा से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अलग अलग का अप्रूवल। ठीक है, उसमें भी एक और एक्सेप्शन आ जाती है कि 1 साल के बाद जो स्टेट इमरजेंसी है उसे तभी बढ़ाया जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर स्टेट में, जिस स्टेट में इमरजेंसी घोषित हो रखी है, ठीक है, उसके विधानसभा के इलेक्शंस करवाए नहीं जा सकते, वहां पे कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं, या फिर नेशनल इमरजेंसी लगी हो किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में, या फिर होल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जब इमरजेंसी घोषित की जाएगी उसके अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, सबसे पहला तो है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड। जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड खारिज कर दिया गया था, स्टेट इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला फर्क क्या पड़ता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद, जिसका मुखिया कौन है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उन्हें कर दिया जाता है रिमूव। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज रिमूव्ड, उन्हें उनके मंत्री परिषद को हटा दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट जो है वो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, या फिर डिसमिस कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो इन आइदर सिनेरियो लेजिस्लेटिव असेंबली इज आइदर डिसॉल्व्ड और डिसमिस्ड। ठीक है, किसके द्वारा, ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव पहला तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जो मंत्री परिषद है उन्हें हटा दिया गया, मंत्री परिषद का मुखिया चीफ मिनिस्टर उसे पद से हटा दिया गया। तो अभी ये तो दुविधा पैदा होगी कि अब प्रशासनिक व्यवस्था कौन चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा कैरी की जाएगी। तो इस सिनेरियो में जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है, ठीक है, वो चलाई जाती है स्टेट के राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर ऑफ द स्टेट
विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है यार, उन्हें ये पावर कौन देते हैं? उन्हें ये पावर जारी करता है प्रेसिडेंट। तो इन दैट सिनारियो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन is carried out by governor with the help of chief secretary, with the help of chief secretary of the state। ठीक है, तो अब पार्लियामेंट क्या करेगी? जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सब्जेक्ट लिस्ट पे बनाने के अधिकार थे, ठीक है, पार्लियामेंट अब सारे के सारे सब्जेक्ट लिस्ट पे अपने हिसाब से कानून बना सकेगी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये थे स्टेट इमरजेंसी का कॉन्सिक्वेंस। अब जो थर्ड एंड लास्ट इमरजेंसी है दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी संविधान के आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, क्यों लगाई जाएगी? इफ देयर इज अ थ्रेट टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, कि अगर खतरा है भारत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर क्रेडिट को। जैसे 1991 में क्या हुआ था, 1990s के दशक में क्या हुआ था, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, पर कैपिटा इनकम और डिक्रीज होती जा रही थी। तो उस वक्त बात चली थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित किया जाए, लेकिन लगाई नहीं गई थी। तो इसका जो प्रोविज़न है, ठीक है, क्या है कि अगर भारत का फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर क्रेडिट को थ्रेट है, इन दैट केस फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जाएगा। सिमिलरली फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने का ऑर्डर कौन जारी करता है? प्रेसिडेंट जी। ठीक है, इसमें भी बोथ ऑफ द हाउसेस, दोनों के दोनों सदन, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के दोनों सदनों के द्वारा जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है वो पास करवाना पड़ेगा बाय सिंपल मेजोरिटी। बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है, देयर इज नो फिक्स्ड टाइम कि कितने टाइम के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। जैसे पहले था, नेशनल इमरजेंसी का रेजोल्यूशन जारी हुआ तो 6 महीने तक लगेगी, स्टेट इमरजेंसी का रेजोल्यूशन जारी हुआ तो 6 महीने तक लगेगी। लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी का रेजोल्यूशन जारी किया जाता है तो ऐसा कोई भी संविधान में टाइम फिक्स नहीं कर रखा है जिसके तहत ये जो इमरजेंसी है वो कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है, तो कोई रिपीटेड अप्रूवल नहीं चाहिए इसको बार बार लगाने का। अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो उसे अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टिल नाउ भारत में अभी भी एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, देयर इज नो फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट वाज अप्रूव्ड इन इंडिया टिल नाउ। अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। पहली बार 1962 में लगी थी जब इंडिया चाइना वार हुआ था। उसके बाद 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वार भी कहते हैं। एंड उसके बाद 1975 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है, तब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के तहत कि भारत में गृह युद्ध चल रहा है, जिसे बाद में बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। ठीक है, 1962 की है इंडो चाइना वार। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें अक्साई चीन वाला पार्ट पे कब्जा कर लिया था चीन ने। एंड 1971 में इंडो पाक वार, ठीक है, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वार भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना है उसे लिबरेट किया गया पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये 3 टाइप की अभी के टाइम पे फिलहाल नेशनल इमरजेंसी जो है भारत में 3 बार लग चुकी है। ये दोनों के दोनों इमरजेंसी जो है ये एक्सटर्नल इमरजेंसी मानी जाती है। एंड इंदिरा गांधी वाली टाइम की जो इमरजेंसी है उसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है, गृह युद्ध के कारण लगी थी इमरजेंसी।
सिमिलरली जो हमारी स्टेट इमरजेंसी थी वो सबसे पहली बार नेफा में लगी थी, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उस वक्त अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। फिर उसके बाद पेप्सू मतलब पंजाब का पार्ट हुआ करता था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, वहाँ पे इमरजेंसी लगी। एंड अभी के टाइम पे नागालैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ मिजोरम, ठीक है, वहाँ पे भी मोस्टली नागालैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ पहले जम्मू कश्मीर के टाइम पे जैसे प्रेसिडेंट रूल या जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते थे, ठीक है, वो लगी हुई है। तो आई होप आपको इमरजेंसी के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ठीक है, हमारे चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को डाउट्स रहते हैं, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। थैंक यू।